हेलो हाय, कैसे हो बच्चों? सभी की सभी मस्त, बढ़िया, ओके फाइन। क्या मैं मान लूं कि आप तमाम लोग सभी अच्छे हैं घर पे? ओके, तो मैं दुआ करूंगा कि आप तमाम लोग अपने आप को सेफ रखें, अपना केयर रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है? तो नमस्कार। चलिए, आज ज्यादा बातें अपन नहीं करते हुए फटाफट अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया था, हाँ, बट वो सभी इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया था किसमें? एयर में, वैक्यूम में। अब पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें कूलम्ब्स लॉ किसी मीडियम में अप्लाई करना हो तब क्या करेंगे? क्योंकि वैक्यूम का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा दिया कि Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर, राइट? बट क्वेश्चन है कि अगर मान लो वहां पे वाटर हो जाए, केरोसिन हो जाए, डीजल हो जाए, पेट्रोल हो जाए, तब कैसे अपन यूज करेंगे? तो अपना टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। यहां देखो जमूरे, कूलम्ब्स लॉ दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, वहां तक दिखाई नहीं दे रहा, ओके, जहां तक, हाँ यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो टॉपिक होगा अपना कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम अगर बात करोगे तो ये टॉपिक आपके बोर्ड में, जेईई मेन के सिलेबस में एज वेल एज एडवांस के सिलेबस में है। तो क्या फर्क है मैं बताता चलूंगा। एडवांस वाले थोड़ा सा डीप जाते हैं, जेईई मेन वाले थोड़ा क्या बोलते हो, लाइट रखते हैं। अब बोर्ड वाले 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा साथ साथ, ठीक है? ओके, चलिए, कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। तो सबसे पहले मीडियम की बात करने के लिए यहाँ पे एक टर्म अपन डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और बोलो बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी। सो लिखोगे फर्स्ट टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी। समझे मेरी बात को? रिलेटिव परमिटिविटी, मेरी बात को समझो। वैक्यूम के लिए हम क्या बात कर रहे थे? वैक्यूम के लिए मीन्स की बात की थी, एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, बट यहाँ पे हम मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई आर से और के से। किससे? ई आर और के से। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जब कल भी क्वेश्चन में ईयर और के दिया होगा, क्या समझ जाओगे? बिल्कुल। जब आप कैपेसिटर पढ़ रहे होंगे तब इसका बहुत सारा यूज है, खूब सारा यूज है, तो ढंग से समझ लेना। क्या आगे चले? मैं लिखता हूं इट इज डिफाइंड एज ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum, तो चीजों को समझो। ये क्या है? एक टर्म है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसको अपन डिफाइन करते हैं। आप देखो क्या लिखा गया है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मेरे दोस्त, इसको मैं लिख सकता हूं ई आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, उधर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, फिर मैं इधर लिख देता हूं। क्या कहते हो बताओ? सी, तो मैं लिख सकता हूं, यहां देखो, ई आर, ओके, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई एम बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ढंग से देखते जाओ, समझते जाओ। समझ में ना आए पैसा वापस, अरे हमने पैसे लिए नहीं है तो वापस कहां से करना? हमने कोई पैसे लिए क्या? तो वापस कहां से करना? यहां देखो, सो रिलेटिव परमिटिविटी इसका क्या हो गया? ई एम बाई एप्सिलॉन 0। यहां से अगर लिखना चाहो तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। ओके, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब बात आती है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कौन बताएगा? एसआई यूनिट उसको टॉपिक दिया जाएगा।
कौन बताएगा कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, तो ये क्या हो गया? यूनिटलेस। क्या हो गया? यूनिटलेस। तो क्या ये डायमेंशनलेस भी होगा? बिल्कुल डायमेंशनलेस। ओके, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस मतलब क्या है? दिस इज मैथमेटिकल कांस्टेंट। मैथमेटिकल कांस्टेंट, ये क्या है मेरे भाई? मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या समझ गए? क्या बताया गया कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये हो गया एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन 0 and this is unitless, dimensionless, this is a mathematical constant. Are you agree with me? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? थोड़ा 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 थोड़ा, पूरा का पूरा? ओके, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं और समझिए चीजों को। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर या तो 80 होता है या 81 होता है। वो जनरली 80 देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैं लिख के जाता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ देखिए, देखते चलो, समझते चलो चीजों को। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होता है 81। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर मैंने पहले ही बताया था इंफिनिटी होती है। सॉरी, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होती है? इंफिनिटी होती है। क्या मेरे बात को समझ गए? ओके, अब हम बात करते हैं, क्या मैं इसको एज कर दूं? मैं ये मान लो कि आपने मीडियम की परमिटिविटी समझ गए। मीडियम की परमिटिविटी ये होती है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे भाई तुम ढंग से समझना, देखना, बताना। मेरे बच्चों, समझने की बात है, बढ़ना। नहीं समझोगे तो क्या होगा जानते हो? होने का तो कुछ नहीं होगा, बट समझना जरूरी है। यहाँ देखो 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 देखो, सपोज दैट यहाँ पे दो चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक अनदर चार्ज है Q2 और यहाँ पे मीडियम जो है एयर है और डिस्टेंस d है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या है, तो क्या बोलोगे? सर ये जो फोर्स है एयर का फोर्स वो हो जाएगा KQ1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ओके, K को क्या लिखोगे? मैंने पहले ही बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल होना चाहिए यार, ऐसे मत करो। देखो यार, दो चार्ज रखे गए, क्या दोनों एयर में है, मतलब वैक्यूम में है, तो फोर्स का फॉर्मूला ये लगा दिया कि हमने यहां लगा दिया। अब मेरे दोस्त सेम केस में डिस्कस कर रहा हूं। यहां देखो, अगर दोनों सेम चार्ज Q1 Q2 सेम डिस्टेंस पे हमने रख दिया, लेकिन यहाँ पे एयर नहीं, यहाँ पे कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, वो मीडियम अदर देन एयर है। देखो दो चार्ज रखा, दोनों के बीच में क्या है? कोई मीडियम है, वो मीडियम क्या? अदर देन एयर है। तो मैं क्या बता रहा हूं, समझना चीजों को। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा K डैश Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ क्या था? K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा K डैश Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन है K डैश क्या? तो K डैश होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं, 0 नहीं। यहाँ पे देखो, जब फर्स्ट लेक्चर आपने लिया था, नहीं सेकेंड लेक्चर, झूठ नहीं बोलना, फर्स्ट नहीं सेकेंड लेक्चर जब लिया था तो हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अभी जब आपने पढ़ा तो हमने बताया आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम EM इज इक्वल टू ER इंटू एप्सिलॉन 0। क्या यही बताया? खुदा कसम सच बताया ना मैंने? हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ER और सिंपल एक टर्म में लिख दो EM Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अपन इस साइड ले लेते हैं, कर दूं इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना पहले ही। ओके, अब समझते जाओ मेरे दोस्त। तो यहां से फोर्स इन मीडियम जो आ रहा है, फोर्स इन मीडियम जो आ रहा है, ये हो जाता है यहाँ। इसको क्या लिख सकते हैं? बताते
चलो बताते चलो बचाते, अरे बजाते नहीं बताते चलो। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 ओके इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 डी स्क्वायर। समझते चलो बताते चलो बजाते नहीं। सो Fm हो जाएगा 1/εr। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं Q1 Q2 बड़े प्यार से देखो ना यार, समझो ना चीजों को। हाय हाय आहा आहा आहा, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया, इसको हमने बाहर लिख दिया और इसको हमने अंदर लिख दिया। कोई अंदर तो कोई बाहर है, क्या बात है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाला अगर आप देखो तो ये इक्वेशन फर्स्ट ही तो है, दिस इज द फोर्स इन एयर, दिस इज द फोर्स इन एयर। सो क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। सो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहां देखो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये बहुत ही सीक्रेट बात जो किसी को नहीं बताना, उसको भी नहीं, जिसको तुम रात को मैसेज करते हो नहीं उसको भी नहीं। क्या, जो एप्सिलॉन r होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। मान लो ये 5 न्यूटन और ये 2, तो एयर में फोर्स कितना 5 न्यूटन, मीडियम में कितना 2.5। मतलब क्या बना, मीडियम का जो फोर्स होगा वो एयर के फोर्स से कम होगा। क्या होगा, बोलना पड़ेगा। दो चार्ज अगर मीडियम में रखे हैं और वही दो चार्ज एयर में रखे हैं सेम डिस्टेंस पे, तो एयर वाला फोर्स क्या होगा, नहीं बोलना पड़ता है, एयर वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा मीडियम वाले फोर्स से। यस और नो, क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? एक छोटा सा पॉइंट और भी है जो बहुत कम लोग बताएंगे आपको, वो पॉइंट मैं बता देता हूं, समझिए। मीडियम दो तरह के होते हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर बताएंगे। मीडियम दो तरह के, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर मटेरियल एंड नॉन पोलर, राइट। ओके, अब समझिए, यहां पे कोई चार्ज Q है और Q1 है और यहां पे चार्ज कोई Q2 है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, हमने इन दोनों के बीच का जो फोर्स है मान लो F और F है, समझ रहे हो? अभी कहां ये एयर में, ध्यान से समझना, अभी क्या ये एयर में है। यहां पे चार्ज Q1 यहां पे Q2, दोनों के बीच का फोर्स F है। अगर इन दोनों चार्ज को मैं वाटर में रख दूं, कहां रख दूं, वाटर में, और दोनों के बीच का फोर्स F' है, मैं लिख भी देता हूं, क्या मैं इसको इरेज कर दूं? तो समझिए चीजों को, दोनों के बीच के लगने वाला फोर्स क्या है, F' है, तो मैं लिख देता हूं F चार्जेस kept in water, okay, kept in water, then their mutual force of interaction becomes high. Tell me F', कितना हो गया, दोनों के बीच का फोर्स जो हो गया F' हो गया। then F' greater than F, second F' less than F, third F' equal to F, and fourth कुछ भी नहीं। क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है साहब, कुछ भी नहीं। तो आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी आपने पढ़ा कि मीडियम में चार्ज पे लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, तो आई थिंक आप सभी के सभी इस आंसर पे जाना चाहोगे, जाओगे या नहीं जाओगे? समझ रहे मेरी बात को? मीडियम में चार्ज पे रखने पे फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपका आंसर ये होगा। बट मेरे दोस्त दुर्भाग्यवश ये आंसर होगा, हो गया तोते। क्वेश्चन कैसे, तो यहां देखो जो चीजें बताई गई है, फोर्स
यार, यहां जो बताई गई है माइक फिनिश, तो चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां, तो यहां क्या बताया गया, फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब है उन दोनों के बीच का पर्सनल फोर्स, दोनों के बीच की खुद की फोर्स। मैंने पहले ही बताया था कि कूलम्ब फोर्स, कोलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम सराउंडिंग, टोटली इंडिपेंडेंट। इट मीन्स जो इंटरेक्शन फोर्स एयर में है वही इंटरेक्शन फोर्स मीडियम में भी होगा। तो क्वेश्चन सर ये तो अभी तो आपने बताया कि मीडियम में चार्ज पे लगने वाला फोर्स कम होता है, नेट फोर्स कम होता है। क्या कम होता है? नेट फोर्स। उन दोनों का आपस का पर्सनल फोर्स कभी कम नहीं होगा। क्या कम होता है? नेट फोर्स कम होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या मैं लिख दूं? फिर से मैं बताता हूं, दो चार्ज को मीडियम में अगर डालोगे तो उन दोनों के बीच के लगने वाला जो पर्सनल फोर्स है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है, वो कम नहीं होगा, वो उतना ही होगा जितना एयर में होगा। तो कम क्या होगा? नेट फोर्स कम होता है। क्या मेरी बात को समझ गए? तो ये चीजें ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोट करके, तुम चाहो तो अपने नोटबुक में तुम भी नोट कर सकते हो। ओके, चलो नोट करके लिखते हैं अपन, क्या समझो मगर प्यार से हुआ नहीं। हाँ, ये फोर्स बिटवीन और कोलम्बियन फोर्स मैंने हालांकि पहले भी लिखा है। कोलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस remains constant, remains constant even in a medium, even in a मीडियम। अगर आप मीडियम भी डालोगे तो कोलम्बियन फोर्स दो चार्ज के बीच में रिमेन सेम होगा। बट क्या? बट नेट फोर्स ऑन अ चार्ज डिक्रीजेज। अब ये क्यों डिक्रीज होता है, ये अगर समझना है तो भाई साहब मैसेज कर देना कि भाई साहब ये समझा दो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ कोई जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात से एग्री हो, सहमत हो? क्या मैं आगे चलूं? ठीक है, तो ये देखो, क्या इसको इरेज कर दूं? तो ये बात हो गई कि भाई साहब कोलम्बियन फोर्स कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, नेट का वैल्यू चेंज हो जाए, बट देयर पर्सनल इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, क्वेश्चन से और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दो चार्ज Q1 Q2 D डिस्टेंस पे, और यहाँ पे F है 10 मीटर। क्या है? सॉरी, मीटर कब से होने लगे रे? F कितना है? 10 न्यूटन। कितने चार्ज? दो चार्ज Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या? D, और फोर्स दोनों के बीच में कितना है? 10 न्यूटन। F they kept, क्या दिखाई दे रहा है इधर? F नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, चलो कोई नहीं, ध्यान में लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा होगा। कोई टाइम तो आपके पास खूब सारा है, लॉकडाउन में बैठे हो, यही है ना? पढ़ लो, लॉकडाउन चिल्लाते रहते हो। यहाँ देखो, if these charges are kept in a medium having dielectric constant 80 not unit 80, then find new force, right? तो यहाँ पे वो आपसे न्यू फोर्स पूछा है, तो अभी आपको आंसर आ जाएगा फटाफट। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन नियर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यस और नो? सो 10/80 छम, तो ये हो जाएगा 1/8 न्यूटन। नया वाला जो फोर्स होगा, न्यू वाला जो फोर्स होगा, वो 1 कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। क्या मेरी बात से एग्री है? क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? किसी तरह की कोई समस्या, पर्सनल समस्या को छोड़ के बाकी सभी समस्याओं का समाधान है। क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके,
छोटी छोटी बात ध्यान से देखते जाए, आप जरा से भी ना पीछे हटे, देखते जाए देखते जाए। ये क्वेश्चन और करोगे क्या? काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार शायद जेईई मेन ने पूछा है, हो सकता है नीट वाले भी पूछ ले, क्योंकि दोनों का दिमाग इधर चेंज होते रहता है। ठीक है, तो क्या है? ओके ओके ओके, देख 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 फटाफट देखता जाओ। बात ये है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप टाइप नंबर 2 भी बोल सकते हो। क्या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, उसको एक ही पॉइंट से सस्पेंड किया गया। ठीक है, जब उसको सस्पेंड करोगे तो क्या होगा? जब इस तरह से आप सस्पेंड करोगे, लेकिन लाइक चार्ज है तो दोनों में रिपल्सन होगा और वो किसी न किसी एंगल पे सेट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो उस समय आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है और शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया भी है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर इस सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए, इस सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए, तो उन दोनों के बीच का न्यू एंगल क्या होगा, न्यू टेंशन क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगा? तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो समझ लेता हूं, मैं यहां बता देता हूं। सस्पेंशन इन एयर, अगर एयर में आपने सस्पेंड किया तो कुछ इस तरह से होगा भाई। क्या देखो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया, तो बेसिकली आप सस्पेंड इस तरह से करोगे। ठीक है, थोड़ा हटके मैं बता देता हूं, इस तरह से करोगे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। लेकिन क्या होगा, हमने कल ही पढ़ा था कि दोनों में क्या होता है? नफरत होने के कारण ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहां पे आ गया और ये यहां पे आ गया, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो गया, मान लेता हूं डी। दोनों के बीच में एंगल ऑफ डाइवर्जेंस में मान लेता हूं थीटा। तो मैं इसको यहां पे बता देता हूं, मैं इसको यहां पे बता देता हूं। देखो मगर देखो, हाँ, सो इसको यहां से यहां तक लेके गए, ये हो गया एंगल ऑफ डाइवर्जेंस डी थीटा। मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2r है, मैं मान लेता हूं, वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, कितना? 2r। तो ये वाला r, ये वाला r, ये कितना l, ये कितना θ/2, ये कितना θ/2। अभी किसमें है? एयर में। अभी किसमें है? एयर में है। तो यहां पे कितने फोर्स लगेंगे जल्दी बताओ, बताना पड़ेगा। यहां पे कितने फोर्स लग रहे हैं जल्दी बताओ, नहीं बताओगे? हाँ सुनो, देखो ये इस पे टेंशन T इधर की तरफ और ये दोनों में नफरत या मोहब्बत, तो दोनों सेम है तो नफरत। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और इधर की तरफ mg। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? तो मैं फिर से इस डायग्राम को ये बीडी यहां बना देता हूं। ये चार्ज बॉडी, इधर टेंशन T, नीचे mg और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप या तो लामिस थ्योरम लगा दो या डायरेक्टली कंपोनेंट रिजोल्यूशन मेथड लगा दो। क्या कर सकते हो? चलो कंपोनेंट वाला काम आसान होता है मेरे ख्याल से, होता है नहीं होता है? क्योंकि तुम्हें तो लामिस थ्योरम पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। हाँ यहाँ देखो, इधर इसका कंपोनेंट, इधर की तरफ क्या? t cos थीटा, इधर की तरफ t sin थीटा। क्या इसने इसको बैलेंस किया? अरे इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाले किसको? नीचे को। इधर वाला किसको? उधर को। सो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन फटाफट, t sin थीटा इज इक्वल टू Fe, इक्वेशन सेकेंड। ये बात हमने कल ही किया था अगर तुम्हें याद हो तो, लेकिन हमें याद कहाँ रहता है सिवाय उसके। तो बात ये पहुंची, tan थीटा इज इक्वल टू जंपिंग जापान, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? तो ये फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fe बाई mg। क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? देखो देखो, ये वैक्यूम में है। अगर इसी सिस्टम को एयर में डुबा दिया जाए तब क्या होगा? सॉरी एयर में कैसे? एयर में तो ऑलरेडी डुबा हुआ है। किसी लिक्विड में अगर डुबा दिया जाए तब क्या होगा? क्या मैं उसकी बात करूं?
मैं मानता चलता हूँ कि आप सभी के सभी जीनियस स्टूडेंट हैं, इंसानी बच्चे हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। हालांकि ये सब बोर्ड से थोड़ा सा परे है, बोर्ड से वही था जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना कि 10 न्यूटन फोर्स है, अगर उसको मीडियम में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो बोर्ड लेवल तक का था। और ये कभी कभी पूछते हैं 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में। ठीक है, अब थर्ड केस देखो, अगर इसी को थर्ड एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, इस सिस्टम को अगर मैं मीडियम में डुबा देता हूं, फिर से मैं वही मानता चलता हूं, ये आर ये थीटा, ठीक है। अगर मीडियम में डुबाओगे तो क्या होगा, मान लो ये समुंदर की पानी है, ये गोवा समुंदर की पानी है, तो होगा क्या, यहाँ पे हर एक पार्टिकल पे कितने फोर्स लगेंगे, 4 फोर्स लगेगा। एक टेंशन देख, एक टेंशन, एक mg, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक और फोर्स लगेगा। कौन सी फोर्स, 10th में ही पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ाया गया होगा, फोर्स ऑफ बायोंसी। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग जाएगा, फोर्स ऑफ बायोंसी। ये बीडी बनाने आता है क्या? अगर नहीं आता है तो सीखो, क्योंकि आता तो किसी को भी नहीं है। mg इधर की तरफ फोर्स ऑफ बायोंसी। अरे इसका कंपोनेंट ये थीटा, तो क्या, अरे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, ये थीटा/2 हो जाएगा, यहाँ से थीटा/2, समझ रहे हो, ये भी हो जाएगा थीटा/2। प्रीवियस केस में चेंज कर लेना। तो अब देखो ये क्या हो गया, थीटा टी, सो टी cos थीटा/2, टी sin थीटा/2। सो इधर की तरफ एक और आ जाएगा टी cos थीटा/2, और इधर की तरफ हो गया t sin थीटा/2। मुझे लगता है कुछ समझ में आया, पूरा का पूरा नहीं आया, समझा दूं? चलो देखो, हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया और इस सिस्टम पे चार्ज है +q, दूसरे वाले सिस्टम पे भी चार्ज है +q, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों में क्या हुआ, नफरत। तो दोनों यहां सेटल हो गए, यहां सेटल नहीं हो पाए, दोनों में लड़ाइयां हुई, दोनों में झगड़े हुए, ये यहाँ भाग के आ गया और ये यहाँ भाग के चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे सेटल है, तो कितने फोर्स, ये इसको रिपेल कर रहे हैं, भागो, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक स्प्रिंग है, एक टेंशन लगा रहा होगा, mg ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे ड्यू टू लिक्विड एक फोर्स ऑफ बायोंसी भी लग रहा होगा। तो इन चारों फोर्स को मैंने यहाँ बता दिया, इसका कंपोनेंट तोड़ दो, t cos थीटा/2, t sin थीटा/2। अगर ये वाकई में इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला इक्वल, सॉरी इधर वाला इक्वल टू उधर वाला। तो फटाफट लिख दो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, TFB फोर्स ऑफ बायोंसी प्लस t cos थीटा/2 इज इक्वल टू mg। तो यहां से मैं लिख सकता हूं t cos थीटा/2 इज इक्वल टू mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी, इक्वेशन फर्स्ट। क्या मैं इधर रिवाइज कर दूं? ठीक है। सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू t sin थीटा/2, so t sin थीटा/2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, तो यह हो सकता हो, दिस विल बिकम, यह हो जाएगा tan थीटा/2 इज इक्वल टू Fe बाय mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। क्या इस चीज को आप याद रख लोगे? ओके। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो फोर्स ऑफ बायोंसी इसका जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, Fe बाई, इसको लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ बाउल इनटू वॉल्यूम इनटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। सो tan थीटा का एक फॉर्मूला, tan थीटा/2, जहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, Fe बाई
वॉल्यूम इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और ये एक फॉर्मूला ये याद रखना है, दोनों सेम फॉर्मूला है, बट ये भी ये याद रखोगे तो इसको आप ड्राइव कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेंगे। अगर आप बोर्ड के लिए हैं तो इस क्वेश्चन को भूल जाओ। हाँ, जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मैंने पूछ चुका है तो नीट पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट बोर्ड में हो तो आप चाहते हो कि सिर्फ बोर्ड में ही काम करना है तो फिर इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मानो कि सर ने पढ़ाया ही नहीं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये हमने बात किया इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इन एयर, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इन अ लिक्विड। क्या ये क्वेश्चंस करना चाहोगे? चलो ये क्वेश्चंस करते हैं अपन फटाफट धनाधन। माय डियर स्टूडेंट, सी दिस क्वेश्चन। हाँ, तो मेरे बच्चों नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, बच्चों तो यार तुम मम्मी पापा को यार क्या बात करते रहते हो यार। देखो, हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो सिचुएशंस दिए गए हैं। एक फर्स्ट सिचुएशन कह लो और इसको सेकेंड सिचुएशन कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, क्वेश्चंस में थियरी दिया गया था, ये डायग्राम हम खुद से बनाना था। हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, थियरी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, देन दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस आर इन द इक्विलिब्रियम। सुनो, दो बॉल को, टू आइडेंटिकल बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, देन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इन इक्विलिब्रियम। जब उसको आपने किसी कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया तो वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, वो रिपेल करेगा तो एक डिस्टेंस पे वो जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो डिस्टेंस r है और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस 2 थीटा है। समझ गए? यहां देखिए, नाउ इस स्ट्रिंग को कुछ नहीं किया गया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज कर दिया गया। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहां कर दिया गया? r½ पे। पहले डिस्टेंस y थी, अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां हो गया। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, ध्यान से देखना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, नथिंग है चेंज्ड, ओनली उन्होंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज किया। पहले पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां था, अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हाफ हाइट पे आ गया है। अब नया वाला जो सेपरेशन है, न्यू सेपरेशन, वो r' है। तो आपसे पूछा है कि क्या फॉर्मूला होगा r' का, वो आप उन्हें बता दो। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या मैं आगे चलूं? ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। अब इसको सोल्व करना है, तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं? सिंपली मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में ओके, सेकेंड केस में हमने थीटा मान लिया था ना, वो थीटा चेंज करना पड़ेगा, थीटा डैश कर लेते हैं। ये सेकेंड केस में हमने इसको थीटा डैश मान लेना है, तो ये y/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस टोटल r' हो गया। समझ रहे हो? फिर से मैंने बना दिया। तो चलो देखते हैं, फटाफट सोल्व कर लेंगे अपन। थीटा डैश सेम ही बोला है क्या? चलो एक होल्ड कर देख लेता हूँ। थीटा देख लीजिए, हमने क्या पढ़ा था? tan थीटा इक्वल टू, फटाफट बताओ, tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? Fe/mg, क्या यही पढ़ा था? ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? फर्स्ट वाले फिगर में, फ्रॉम फिगर फर्स्ट, माय डियर, फ्रॉम फर्स्ट फिगर, फ्रॉम फर्स्ट, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? टोटल डिस्टेंस कितना था? r/r था, तो ये हो जाता r/2, ये हो जाएगा r/2 इंटू y इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? kq² इंटू mg। अब यहां से आप सोल्व करो, ये हो जाएगा r³ इज इक्वल टू, सी ये इधर चला जाएगा तो r³ इज इक्वल टू हो जाएगा 2q² mg इंटू y। मेरे दोस्त ये क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे देखो दोनों केस के लिए चार्ज सेम है, दोनों केस के लिए मास सेम है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि r³ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के। इट मीन्स r जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y⁻1/3, इक्वेशन फर्स्ट। तो r' जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y'⁻1/3, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है आपको? मेरी बात को समझ रहे हो आप? हमने यहां से tan थीटा निकाला,
tan थीटा निकालने के बाद हमने क्या किया, यहां से r और y में रिलेशन फाइंड कर लिया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो दोनों केस के लिए सेम रहने वाली है। तो r डैश इक्वल टू आ गया y डैश की पावर 1/3, सॉरी r इक्वल टू, सो r डैश इक्वल टू y डैश पावर 1/3। अब यहां से दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड और सेकेंड बाय फर्स्ट, तो हो जाएगा r डैश बाय r इज इक्वल टू y डैश बाय y पावर 1/3, एंड y डैश क्या है, न्यू हाइट, तो वो है y/2, तो यहां पर रख दो, r डैश इक्वल टू हो जाएगा r इंटू 1/2 पावर 1/3। अब इसको सोल्व कर लो, तो हो जाएगा r/2√2। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। न्यू सेपरेशन डिस्टेंस हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, r/r√2 हो जाएगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? ठीक है, तो यहां तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं चलता हूं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या मेरी बातों से सहमत है? सो न्यू देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके फाइन। हाँ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये आपके बोर्ड में भी आएगा, ये आपके बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। बोर्ड में सिर्फ आपको डेरिवेशन आ जाएगा, तो जेई मेन में और नीट में वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, नीट में नहीं, जेई मेन और एडवांस में वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? ओके, तो नेक्स्ट देखो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वाओ, क्या मेरे बच्चों, नहीं मेरे बच्चों नहीं, ओह मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। ओके, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के यहां से पता चल रहा है कि अभी हम वेक्टर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जब कभी भी वेक्टर की बात करेंगे अपन सबसे पहले डायरेक्शन की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 R1 हो गया और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 R2 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या करना है, अपन वर्क करेंगे कि Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया वो वेक्टर के फॉर्म में कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर K Q1 Q2 बाई R²। कौन सा R? तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप देखो इसको कहाँ जा रहे हो, R1 से R2 जा रहे हो, तो इसको मैं लिखूंगा R21 वेक्टर। क्या लिखूंगा? बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम, सॉरी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक से दूसरे पे जा रहे हैं, इसको लिखेंगे R21 वेक्टर। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? अब एक काम करो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, तो देखो इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। अब यहां देखो R21 वेक्टर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर इसी डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो क्या करूंगा, मैं उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ये हो जाएगा R21 डिवाइडेड मोड ऑफ R21, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये क्या हो गया, R21 कैप। क्या दिखाई दे रहा है? इसको हम बोलेंगे R21 कैप। R21 कैप का मतलब हो गया ये यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का। अब क्वेश्चन उठ रहे होंगे आपके जहन में कि क्या फायदा, तो वो फायदा आपको दिखेगा, अभी दिखेगा। तो यहाँ देखें R21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड मोड ऑफ R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस मोड ऑफ दिस वन। ठीक है, सो दिस ये हो गया हमारे पास R21 वेक्टर। कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड। समझ गए? ओके। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि फर्स्ट ने सेकेंड पे कितना फोर्स लगाया, तो आप बोलोगे F21।
सो F2N कितना K Q1 Q2 Y इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, वो आपको डायरेक्शन नहीं देगा। क्या देगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है वो अपन चल के डिसाइड कर लेते हैं। इरेज कर दूं? ठीक है। अब ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखना, गौर से देखो। अब मुझे ये बताओ तुम इस डायरेक्शन में क्या है? तो इस डायरेक्शन में R21 कैप है, तो क्या इस डायरेक्शन में -R12 कैप होगा? ओके, अगर मैं इस Q1 की बात करूं, 4Q1, देखते जाओ 4Q1। सो Q1 कहां? यहां है। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कौन लगाएगा? तो ये वाला चार्ज लगाएगा, सेकेंड वाला चार्ज लगाएगा किसमें? फर्स्ट पे। किसको बोलेंगे? F12। फर्स्ट पे फोर्स किसके कारण? सेकेंड के कारण। तो क्या हो गया? F12। सो F12 को लिखना चाहूंगा, तो यहां देखो F12 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो ये डिस्टेंस कितना आया था? अभी हमने फाइंड किया था, यह आया था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका मोड का स्क्वायर, इसके मोड का स्क्वायर। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिला। क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शंस नहीं दे पाएगा। अब डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं? तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये किस डायरेक्शन का वेक्टर है? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वाला फोर्स इसके डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे? इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर से। तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहां से फटाफट सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2, माइनस में बाहर ले लेता हूं, चलो माइनस को ही रहने दो, डिवाइडेड ये हो जाएगा मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस मोड ऑफ R1 वेक्टर होल स्क्वायर, माइनस इसको लिखो, ये हमने फाइंड कर रखा है, फटाफट लिखो। ये हमने फाइंड कर लिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड में। किसमें? मोड में। तो अब थोड़ा सा मुझे इन चीजों को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा, ओके चलो यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया? अब फटाफट सोल्व करते जाओ। ये अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मोड। तो ये हो गया रिजल्ट हमारा, देखते जाओ। F21 वेक्टर, F21 क्यों? F12 ना। अरे ला इतना चेंज करो, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? सी सो ये हो गया F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, ये कितना हो जाएगा? मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। अच्छा यहां तो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुन देख ये स्क्वायर और ये पावर 1 मिलकर कितना हो गया? 3। अब यहां देखो ये माइनस है, क्या है? ये माइनस है, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या ये R1 माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा? सो मैं यहां लिख देता हूं, रिजल्ट हमारा आ चुका है, तुम्हें भी मिल गया होगा, उन्हें भी मिल गया, खुशी से झूम उठो। सो F12 इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2y मोड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब इनटू टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, एक चीज तो ये हमने देखा फर्स्ट वेक्टर पे सेकेंड के कारण लगने वाला फोर्स है। थोड़ा सा अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो थोड़ा सा 5 सेकेंड के लिए जस्ट अपने आप को काम रखो, शांत रखो। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लो बता? रिजल्टेंट का नाम क्या है? कुछ भी होगा, मैं मान लेता हूँ। सो देख कितना हो जाएगा ये F12, मैं मान लेता हूँ कि C इंटू ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझते जाना ढंग से। तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया। C क्यों माना वो मैं प्रूव करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? अब आगे चलते हैं, चले आगे सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाले केस पे अभी हमने फाइंड किया था F12। अगर हमें फाइंड करना हो F21, क्या फाइंड करना हो? F21 सेकेंड पे अगर हमें फोर्स फाइंड करना हो
तो सेकेंड वाला फोर्स क्या इस डायरेक्शन में होगा, यहां मैं बता देता हूं। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। सेकेंड वाला फोर्स कुछ ऐसा होगा, x होगा, y होगा, यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पे एक चार्ज होगा, ये R2 होगा, ये R1 होगा, ये R21 होगा। तो सेकेंड वाले पे फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो मैं लिखूंगा F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2y, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मोड ऑफ R2 माइनस मोड ऑफ R1 होल स्क्वायर इनटू इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया है ऑलरेडी, तो दोबारा मैं आपसे फाइंड नहीं करवाऊंगा। तो यहां से ये निकल के आ रहा है मेरे प्यारे रामलाल जमुरो, ये रिजल्ट आ रहा है F2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड, क्या ये अगेन पावर 1 और पावर 2 मिलके कितने हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा, देखो देखो इधर उधर मत झुक झाक करो रे बेवकूफों, क्यूब हो गया। ये क्या बचा, ये बचा R2 माइनस R1 का और सॉरी, अब यहां ध्यान से देखो, क्या ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू और क्या ये वाली वैल्यू सेम है, देखो सेम है, और ये कांस्टेंट भी है, क्या है ये कांस्टेंट भी है, इसलिए हमने इसको क्या माना C मान लिया, ताकि अब हमारे लिए काम जो होगा आसान हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन, F21 इज इक्वल टू C टाइम्स R2 माइनस R1। अब अगर कोई वेक्टर्स लॉ पूछता है आपसे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं अभी बताता हूं, काफी आसान तरीका है, क्या C इंटू हमारी पोजीशन वेक्टर माइनस उसकी पोजीशन वेक्टर, मैं लिख भी देता हूं शॉर्ट ट्रिक, यहां देखो शॉर्ट ट्रिक देखो भाई, सपोज दैट अगेन ये दो चार्ज हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर R1 और इसकी R2 है, सपोज दैट ये ऑरिजिन एक्स एक्सिस, ओके गलत क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अगर हमें इस पे फोर्स फाइंड करना है इसके कारण, तो क्या करेंगे, इसके C इंटू इसके पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, अगर इसके फाइंड करना है इसके कारण, तो इसके पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर। क्या याद रखोगे, जिस पे फाइंड करना हो उसके पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे की पोजीशन वेक्टर आपको सेपरेट करने हैं C इंटू, ठीक है। अब C क्या है, तो C आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बताता हूं, C जो होता है प्रोडक्ट ऑफ KQ1 Q2y मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ये होता है C। समझ गए मेरी बात को, तो दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये C वाला जो टर्म मैं बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करते समय लगाओगे, बोर्ड में लगा के नहीं आना है, वरना बोर्ड वाले मार्क्स कट कर लेंगे। तो बोर्ड में क्या लिखना है, बोर्ड में वही लिखना है F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2y मोड ऑफ R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, F21 इज इक्वल टू फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एक और छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। अब अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा F1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा, C टाइम्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या हमने F21 इज इक्वल टू क्या पढ़ा, C टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों के क्या कर दो, ऐड कर दो। सो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। सो देखो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 आ रहा है। दो फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। देखिए यहाँ पे दो फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में वो इक्वल है, F12 और F21 दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, याद करो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताया गया था। न्यूटन थर्ड लॉ में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ
कि कोलंबियन फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। नोट नंबर 5 नहीं, नोट नंबर 1, कोलंबियन फोर्स exist in एक्शन रिएक्शन पेयर, समझ रहे हो। और ये रियल फोर्स, सूडो फोर्स एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये हमने कहानी की, हमने चर्चा लिया किसके, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या एक क्वेश्चन करना चाहोगे, लॉलीपॉप क्वेश्चन? हाँ, जो बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद लेवल बढ़ाऊंगा। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट देखते जाओ। क्वेश्चन ये है कि देखो मगर प्यार से इतना न देखो कि प्यार हो जाए। मान लो ये जो है 4,2 है और ये जो है 3,2 है, जहां पे चार्ज -5 है, 5 कूलम, और यहाँ पे 1 कूलम है। पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम, फोर्स ऑन 5 कूलम। ध्यान देखो, यहाँ पे 2 चार्ज दे दिए गए। कितने चार्ज दे दिए गए? 2 चार्ज। ये -5 कूलम है, ठीक है। ये कहानी दे दिया गया। अब पूछा गया है फाइंड द फोर्स ऑन 5 कूलम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कैसे फाइंड करना वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन देख चुके हो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने 11 वाकई में पास किया है तो आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए। कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो वहां से पोजीशन वेक्टर आपको लिखने आना चाहिए। तो R1 इक्वल टू क्या दिया है? R1 था दिया है 3 और 2 आई थिंक, ओके। सो 3 क्या, सॉरी R1 कितना दिया था, जस्ट होल्ड, अभी चेक कर लेता हूं मैं। सो सी R1 दिया हुआ था आपका 3 and 2, सो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। R2 दिया हुआ था 4i कैप प्लस 1j कैप। क्या होगा? R1 एंड R2 आ गया, R1 एंड R2 आ गया। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? बिल्कुल इरेज कर दूंगा। फटाफट R2 माइनस R1 फाइंड कर लो। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फटाफट R2 माइनस R1, 4 माइनस 2 2i कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2j कैप। समझ रहे हो? दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। सो मोड इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड। मोड इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड शायद आप फाइंड करना जानते नहीं, जानते हैं? फिर से वही उपाय, मैसेज करो, वीडियो मिल जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 2a² प्लस 2a², ये हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। अब फटाफट अपन चलते हैं सी पे। सी क्या है? सी इसका जो हमने पढ़ा के Q1 Q2 क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इधर देख लो। C इज इक्वल टू हमने पढ़ा के Q1 Q2 बाई मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। क्या इसको मैं इरेज कर दूं? याद रखना 2 रूट 2 आया है रिजल्ट हमारा, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो फटाफट फाइंड कर लो। C ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये है -5। हाँ, यहाँ पे आपको साइन लेना है, यहाँ पे आपको चार्ज का साइन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मैंने जो डिस्क्राइब किया था वहां ये मान के डिस्क्राइब किया था कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। हो सकता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है दोनों निगेटिव हो। तो चार्ज के साइन इस केस में आपको कंसीडर करने हैं। जबकि डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ हमने लगाया था, उसमें हमने बोला था चार्ज की साइन डायरेक्शन निकालते समय कंसीडर करो, मैग्नीट्यूड निकालते समय नहीं। तो यहाँ देखो -5 इंटू कितना आया 2 कूलम, डिवाइडेड ये आया था 2 रूट 2 का होल क्यूब। तो यहां से C आ गया मेरे दोस्त, सोल्व करो। -10 -9 ये हो जाएगा -9 10 रेज टू द पावर 10, बिकॉज C -1 मल्टीप्लाई हो गया -9 9 इंटू 10। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूं -9 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 डिवाइडेड, ये हो जाएगा 8
8 इंटू इसको सोल्व कर लो, 2√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। तो यहां से हो गया c इक्वल टू -9/16√2 10⁻⁻10। ये c आ गया, फोर्स नहीं आया। सो अब फोर्स किस पे निकालना है? 5 कूलम पे निकालना है। 5 कूलम वालों को हमने क्या माना? 1। सो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू c टाइम्स R1 माइनस R2, क्योंकि मैंने आपको बताया है किस पे फाइंड करना, फर्स्ट पे किसके कारण? सेकेंड के कारण। तो फर्स्ट की पोजीशन वेक्टर माइनस सेकेंड की पोजीशन वेक्टर आपको करने पड़ेंगे। तो फटाफट सोल्व कर लो। F12 वेक्टर हो जाएगा -9/16√2 10⁻10 और ये आ रहा है R1 आया था 3j कैप आई थिंक, राइट, और 4j कैप क्या था? जैसे जस्ट रिवर्स आया था ना, सोच लो ना। R2 माइनस R1 आया था, देखो R2 माइनस R1 आया था 2i कैप माइनस 2j कैप। सो ये R1 माइनस R2 इसका रिवर्स आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप। माइनस को बाहर ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो रिजल्ट आ जाएगा F12, क्या यहां तक दिखाई दे रहा है? ऐसे यहां तक दिखाई दे रहा है ना। F12 हो जाएगा 9/8√2। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं। सो ये हो जाएगा 2/16 + 2/8, ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो हो जाएगा i कैप माइनस j कैप। तो ये हमारा आंसर रहा इन वेक्टर फॉर्म्स। फिर से मैं इसको समझा देता हूं। इस केस में हमने क्या किया, 2 चार्ज लिए, रैंडम कोऑर्डिनेट लिया। वो जब कभी भी क्वेश्चन देगा तो वो जज करके देगा। मैंने यहाँ पे फ्लो में रैंडम कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। जब जस्ट होल्ड करो, रैंडम कोऑर्डिनेट लिया। सुनो, हमने क्या किया, यहाँ पे रैंडम कोऑर्डिनेट लिया। तो सबसे पहले हमने R1 फाइंड कर लिया, R2 फाइंड कर लिया, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो हमने F12 इक्वल टू लगा दिया c टाइम्स R1 माइनस R2, उसको सोल्व किया, ये आंसर आ गया, राइट। ओके, सी यू।